दोस्तों, आप सब लोगों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। लगभग आधे घंटे 40 मिनट का ये कार्यक्रम, जिस पुस्तक पर आज बातचीत हो रही है वो राजकमल प्रकाशन से आई है और इसका नाम है हिंदी में दावानल माओवाद से जंग। अंग्रेज़ी में इसका नाम है द बर्निंग फॉरेस्ट इंडियाज वार अगेंस्ट माओइज्म। ये किताब 2-3 साल पहले जगरनॉट प्रेस से प्रकाशित होकर आई थी। हमारे साथ हैं जितेंद्र कुमार। इस पुस्तक की लेखिका हैं नंदिनी सुंदर। आप में से अधिकांश लोग परिचित होंगे उनके नाम से, जो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में समाजशास्त्र की प्रोफेसर रही हैं। और जैसा कि बताया गया, ये पुस्तक माओवाद से राज्य की जो जंग चल रही है, जो युद्ध चल रहा है, उसके बारे में है। तो नंदिनी सुंदर वो महिला हैं जिन्होंने सलवा जुडूम के बारे में पहली बार सुप्रीम कोर्ट में के सामने ये रखा था कि सलवा जुडूम अवैध है, और 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि सलवा जुडूम को ख़त्म किया जाए, उसको समाप्त किया जाए। इसके साथ लगभग वो 3 दशकों पहले से बस्तर के इलाकों में, अबुझमाड़ के इलाकों में, बीजापुर, जगदलपुर के इलाकों में काम करती रही हैं और घूम घूम कर इस किताब को काफ़ी मेहनत से, परिश्रम से, अदालती साक्ष्यों को जुटा के, दस्तावेजों का अध्ययन कर उसके इतिहास पर ये पुस्तक तैयार की है। बातचीत जितेंद्र कुमार से हो रही है। इन्होंने इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद किया है। खुद बहुत अच्छे संस्कृतिकर्मी, लेखक रहे हैं, टिप्पणीकार रहे हैं। इनकी कई, इसके पहले इन्होंने सिद्धार्थ वरदराजन को, इनको अरुंधति राय को और भी ऐसे कई लोगों का हिंदी अनुवाद किया है। तो सबसे पहला सवाल जितेंद्र जी ये है कि आप इस पुस्तक के सत्यप्रकाश चौधरी के साथ अनुवादक रहे हैं, और भी जो आप पहले अनुवाद करते रहे हैं, जैसे अरुंधति राय को या सिद्धार्थ वरदराजन को, ये अनुवाद बाकी अनुवाद से करते हुए कुछ अलग से चुनौतीपूर्ण था या क्या अलग जैसा था? अंकुर जी नमस्कार आप सब लोगों को। और अंकुर जी, मैंने नंदिनी सुंदर की पहली किताब सबाल्टर्न एंड सोवर्जिन, जो उन्होंने पीएचडी किया था कोलंबिया यूनिवर्सिटी से, तो वो 87-88 से वहाँ घूम रही थी और वो किताब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने छापी थी। तो इसका अनुवाद मैंने किया था गुंडाधुर की तलाश में, और बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। मतलब अगर मतलब आदिवासी समाज को समझना हो, वहाँ के आदिवासी समाज को, तो शायद वो पहली किताब होगी जो इतना ग्राफिक डिटेल में उसका जिक्र करती है। तो ऑलरेडी मैं काम उनके साथ कर चुका था, वो उनकी पहली किताब को ट्रांसलेट करके। और जब यह किताब लिखी गई तो चूँकि अब उनके साथ दोस्ती का रिश्ता हो गया उस किताब के बाद, तो जा रही हैं, उस प्रॉब्लम को फेस कर रही हैं। स्टेट कैसे ऑपरेसिव है, स्टेट किस रूप में, मतलब अब तो हर एक आदमी को सरकार माओवादी कहती है। मतलब बिहार में जब नक्सल आंदोलन बहुत पीक पर था, तब भी यहाँ किसी को भी नक्सली कह के और टारगेट किया जाता था। तो जब से ये चिदम्बरम के समय, जब चिदम्बरम वहाँ पर गृह मंत्री बने, तो उन्होंने रमन सिंह को, वहाँ के चीफ मिनिस्टर को, खुला सपोर्ट किया कि आप इसको कॉम्बैट करिए और उसको जो भी हो उसको रोकने में आप पहल करिए। तो जब वो नंदिनी सुंदर वहाँ जाती थी बस्तर, और जब वहाँ से लौट के आती थी, तो उनके पास इतनी कहानियाँ होती थी, मतलब साइड स्टोरी, कि कैसे एक मतलब महिला जिसके पास कुछ नहीं है, मतलब हम जानते हैं कि आदिवासियों के पास सबसे जो संपन्न एरिया है वहाँ वो रहते हैं, और एक आदिवासी एकमात्र ऐसा समाज है जो किसी भी संसाधन का दुरुपयोग नहीं करता, भले ही। और आप अंदाज़ा लगाइए कि वो समाज, उनके वाद्य यंत्र में भी किसी मेटल का इस्तेमाल नहीं होता। सारे वाद्य यंत्र जो हैं चमड़े के हैं इस तरह से, और या बांस के हैं, लकड़ी के हैं, लेकिन इसका नहीं है कोई भी वाद्य यंत्र। तो वो समाज जो सबसे ज़्यादा संपन्न एरिया में है, उनसे सरकार हिसाब मांगने लगती है कि तुम अपने कागजात दो,
और कागजात मतलब एनआरसी से नहीं बात शुरू होती है, एनआरसी तो अभी पॉलिटिकल इसके तहत लाया गया था। लेकिन जब वो हिसाब मांगा जाता है कि आपके पास कागजात हैं या नहीं, तो जो वहीं पैदा हुआ मतलब सैकड़ों वर्ष पहले, उनके पास तो कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है, क्योंकि उस सिस्टम का कभी वो मॉडर्न सिस्टम का, जिसको हम मॉडर्न कहते हैं, सो कॉल्ड मॉडर्न सिस्टम कहते हैं, उसका वो कभी पार्ट ही नहीं रहा। मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जंगल में रहे, वहीं जिया, फिर उसके बाद अगली पीढ़ी आ गई और वहीं रहे। तो उनको कहा गया कि नहीं उसको खाली करो। और जिस दिन ये सलवा जुलूम वाला ये हुआ था, मुझे याद है उन दिनों मैं तो टेलीविज़न में नौकरी करता था, लेकिन मैं रायपुर में था और दैनिक भास्कर का एक ये था, हेडिंग थी कि टाटा के साथ हिट, मतलब एकदम लीड स्टोरी, 6 कॉलम मतलब 5 कॉलम में वो खबर थी कि टाटा के साथ खनन पर करार, और उस करार में मतलब सिर्फ, और उसके बाद ये योजना बनी सलवा जुलूम की। फिर उसके बाद जिंदल आया, तरह तरह के कारपोरेट हाउसेज आए, और जब वो पीड़ा बताती थी तो लगता था यार कि देश का जो सबसे फ्रजाइल कम्युनिटी है उसको उजारने के लिए मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार कैसे परेशान है, कैसे उसको उजाड़ देना चाहती है। तो जब ये किताब छप के आई तो आप उस किताब में देखेंगे कि उन्होंने मुझे एक्नॉलेज किया है। एक्नॉलेज इसलिए किया है, मतलब इसलिए नहीं किया है कि मैंने उसमें कुछ कंट्रीब्यूट किया था, मैं उनकी पीड़ा को सुनता रहा था कि इतनी पीड़ित हैं और इस तरह की स्थिति है। तो स्वाभाविक रूप से किताब जब से बन रही है तब से उस किताब के साथ मैं जुड़ा था, तो लगा कि नहीं उस किताब को ट्रांसलेट करना चाहिए, चूँकि बहुत मोटी किताब थी और नौकरी के साथ 1.5 लाख वर्ड्स को ट्रांसलेट करना बहुत आसान नहीं होता। तो फिर मैंने, एक हमारे मित्र हैं सत्यप्रकाश चौधरी, तो मैंने कहा कि सत्यप्रकाश हम दोनों मिलके करते हैं इसको अनुवाद, तो आधा आप करिए आधा मैं करूँगा, फिर मेरे वाले टेक्स्ट को एक बार आप पढ़िए, आपके वाले टेक्स्ट को एक बार मैं पढ़ूँगा, और फिर जो फाइनल टेक्स्ट होगा उसको एक बार आप पढ़िए, इसको एक बार मैं पढ़ूँगा। तो मेहनत तो लगभग बराबर ही तो हो गया, लेकिन हाँ एक था कि नहीं वो सत्यप्रकाश कर रहा है, वो मैं कर रहा हूँ। तो किताब में एक भाषा के लेवल पर आप देखेंगे समानता है। कुछ चीज़ हम लोगों ने तय कर लिया था कि नहीं ये शब्द नहीं जाएंगे, ये शब्द जाएंगे, तो इसका प्रयोग हम लोग करेंगे। तो इस किताब में एक इमोशनल जुड़ाव है मेरा। अनुवाद करने का सिर्फ ये कारण नहीं था कि एक अच्छी किताब है, बहुत ढेर सारी अच्छी किताबें हैं जिसका अनुवाद होना चाहिए, लेकिन इस किताब के साथ मेरा जुड़ाव निजी तौर पर लेखक के साथ था और लेखक की पीड़ा, और मुझे लगा कि ये बहुत बढ़िया किताब है जो मैं सुनता रहा हूँ, तो इसलिए मैंने इस किताब को अनुवाद करने के बारे में सोचा। अब जैसे इस किताब के बारे में मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो माओवादियों को उन्होंने बोला कि सबसे बड़ा देश का आंतरिक दुश्मन, आंतरिक खतरा, ग्रेटेस्ट इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट, शायद ये उनकी भाषा थी। और लगभग इसी के आसपास खनन कानून भी लाए गए, वन संरक्षण कानून भी लाए गए। 2014 के बाद जब मोदी सरकार आई तो उसने उन कानूनों के प्रति उनका क्या रवैया था, और जैसे आपने बताया कि टाटा, जिंदल, एस्सार जैसी कंपनियों को ये लोग आप कह रहे हैं कि उजाड़ने की बात करते हैं, लेकिन ये लोग, इन लोगों का कहना है कि हम उन आदिवासियों को सभ्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये जंगली हैं, इनको सभ्यता की रोशनी इन तक नहीं पहुंची है, इनको मुख्य धारा में शामिल करना है, इसलिए उनका देश बेरोजगारी से जूझ रहा है। बेरोजगारी से जूझने के लिए रोजगार चाहिए, रोजगार उद्योग से मिलेगा, और देश के सबसे खनिज संपदा बॉक्साइट, एल्युमिनियम सब उसी इलाके में है। तो क्या दिक्कत है अगर आदिवासी सभ्य बनाए जा रहे हैं? अंकुर जी, शायद ये लोग जो कहते हैं हम लोग उससे ज़्यादा समझना चाहते हैं। मतलब जो टाटा या जो कॉरपोरेट हाउसेज जो बातें बोल रही होती है, हम शायद उससे ज़्यादा माने निकालते हैं। नहीं तो आप अंदाज़ा करिए, जमशेदपुर नगर जब बसा था तो वहाँ पर उस समय का डेटा है कि 93% आदिवासी थे। अब वहाँ टाटा नगर में देख लीजिए कि कितने आदिवासी हैं, और उसके बाद आप देख लीजिए कि औद्योगिकरण के नाम पर ही वहाँ पर वो टाटा को फैक्ट्री लगाने की इजाज़त दी गई थी, और अगर वो फैक्ट्री लग गई और सबको रोज़गार मिल गया तो इतने बेरोज़गार लोग वहाँ पर क्यों हैं? ठीक है, तो ये हर बार एक कहानी ऐसी बनती है कि हम रोज़गार देने के लिए, देश में इतना औद्योगिकरण हुआ, इतनी बेरोज़गारी क्यों बढ़ गई?
अगर यही समाधान था कि हम रोज़गार दे रहे हैं सबको, तो बेरोज़गार नहीं होना चाहिए था इस देश में। सबसे ज़्यादा रोज़गार उड़ीसा में होना चाहिए था, उड़ीसा और या तो झारखंड में होना चाहिए था, इतने मिनरल्स हैं। तो आप दिल्ली की सड़कों पर जाएं तो आप पाएंगे कि उड़ीसा और बिहार के लोग और झारखंड के लोग सबसे ज़्यादा हैं। बिहार को तो एक अलग तरह से आप देख भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ औद्योगिकरण नहीं हुआ इस तरह से, क्योंकि झारखंड में पूरा का पूरा हिस्सा झारखंड में चला गया औद्योगिकरण का पार्ट। लेकिन झारखंड से इतने लोग क्यों? वहाँ तो बहुत औद्योगिकरण हुआ है। उड़ीसा का क्यों इतना बुरा हाल है? गरीबी के स्तर पर इस तरह की स्थिति क्यों है? क्योंकि यहाँ भी तो बहुत उत्खनन हो रहे हैं, बहुत उद्योग लगे हैं। तो ये एक कहने की बात होती है कि हम उद्योग उनको रोज़गार देंगे। रोज़गार आज तक मतलब इस तरह का कौन सा रोज़गार है कि हम अपनी पूरी ज़मीन, खेती सब कुछ दे दें और पता चले कि हमारे परिवार में जो 6 लोग हैं उसमें से मुझे रोज़गार मिल गया और 5 आदमी बेकार होकर पता नहीं कहाँ चले गए, अदृश्य हो जाते हैं कुछ दिनों के बाद। तो ये बेकार की बातें हैं। और रही बात मनमोहन सिंह ने जो कहा था कि ये माओवाद जो है सबसे बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है। अब एक सवाल को आप देखिए, मनमोहन सिंह मतलब दिक्कत ये है कि अब कोई भी सवाल नहीं पूछा जाता है, जेन्युइन सवाल उठने ही बंद हो गए हैं। हम विकास के नाम पर इतना डूब गए हैं कि हम सिर्फ विकास विकास बोलते हैं। मनमोहन सिंह जब चंद्रशेखर जी के साथ चीफ एडवाइज़र थे, इकोनॉमिक एडवाइज़र थे उनके, और 91 में वह फाइनेंस मिनिस्टर बने उनके साथ, नरसिम्हा राव के साथ। जब वो फाइनेंस मिनिस्टर बने तो उस समय में मतलब एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा है, होम मिनिस्ट्री का डेटा है, उस समय में 28 ज़िले नक्सल प्रभावित थे। चंद्रशेखर जी के समय का मुझे डेटा याद नहीं है। और जब वो फाइनेंस मिनिस्टर से हटे 96 में, तो जिलों की संख्या बढ़ के 86 हो गई। और फिर जब 10 साल वो प्राइम मिनिस्टर रहे तो संख्या जिलों की बढ़ के 243 हो गई। तो आखिर ये कौन सी पॉलिसी लेके आ रहे थे मनमोहन सिंह कि ये संख्या 22-24 से बढ़ के 240 तक पहुंच गई? क्या इसका न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या न्यू पॉलिसी से कोई लेना देना नहीं था? जहां भी बेरोजगारी होगी, जहां भी शोषण होगा, लोग उठ खड़े होंगे। आप उसको नक्सल का नाम दे दीजिए, चूंकि वो आपको सुविधा होती है ये कहने में। अरुंधति राय इस बात को बोलती हैं कि आप इसको नक्सल का नाम दे दीजिए, कहीं मुसलमान का नाम दे दीजिए, कहीं दलित का नाम दे दीजिए। जहाँ भी शोषण है और वो खड़े होंगे तो उसको कोई ना कोई नाम देंगे। और नक्सल कौन है? जो आदमी अपनी ज़मीन बचाना चाह रहे थे, जिसको आप उजाड़ना चाह रहे हैं और नहीं कह रहे हैं कि नहीं आप मेरे साथ गलत कर रहे हैं, सरकार ऐसा नहीं कर सकती, तो उसको आप नक्सल कहते हैं। अब तो मुसलमान की तो चर्चा भी हम नहीं करते, क्योंकि जिस तरह से पिछले 9 वर्षों से हो रहा है। लेकिन नक्सल कह के उसमें आप सारे सेंसेबल आदमी, जो प्रो पीपुल है, जो हकीकत को समझता है, उसको आप नक्सल कहते हैं, तो समाज में एक उनके लिए दूरी बना देते हैं। हकीकत ये है कि वो आदमी सच्चाई के लिए अपने लिए लड़ना चाह रहा है, लेकिन आप उसको लड़ने नहीं देना चाह रहे हैं, उसको आप नक्सल कह रहे हैं। कहीं उसको, अब तो मोदी जी ने उसको अर्बन नक्सल कहना शुरू किया है। और ये लगातार जब भी आवाज़ उठ रही है, जहाँ से अभी प्रोटेस्ट के आवाज़ हैं, अब ट्रैवल पूरा आप उड़ीसा में जाके देखिए, उस आदमी के पास कपड़ा नहीं है, बंदूक कहाँ से होगा? पूरा शरीर महिलाएं नहीं ढक पाती हैं, एक शाम खाते हैं, वो कहाँ से उनके पास बंदूकें होंगी, AK-47 होगी। इंडियन स्टेट, सबसे ज़्यादा इंडियन स्टेट का बजट जो है इसमें बढ़ा है, आर्म्स डीलिंग में। डिफेंस का बजट इस देश में 4 लाख करोड़ से ऊपर हो गया। ये सिर्फ एक दिन में नहीं हुआ है, इंटरनल। और आखिर जो लोग विरोध कर रहे हैं, आपका किसी भी तरह का विरोध, मतलब वो भी तो देश के नागरिक हैं, वो क्यों कर रहे हैं? क्या सरकार ने इस पर कभी सोचा है? और हम जानते हैं सिर्फ उद्योग लगाए जाने से, ज़मीन हड़पने से इस देश में बेरोजगारी ख़त्म नहीं होगी। तो आप एक नया नारा देते हैं। अब तो कम्युनिस्टों को भी इस तरह से उन्होंने टारगेट कर लिया है कि जो भी प्रो पीपुल होगा या कोई मतलब
प्रो पीपल तो छोड़िए, न्याय अन्याय की बात करेगा उसको भी उन लोगों ने, इस सरकार ने कम्युनिस्ट कहना शुरू किया। वामपंथी है, वामपंथी और कम्युनिस्ट को ऐसे खड़ा इस सरकार ने खड़ा किया है कि वो लोग जैसे अपराधी हों। मतलब न्याय की बात करने वाले या तो नक्सली हैं, वामपंथी हैं, अर्बन नक्सल हैं, पता नहीं कितने विशेषण इन लोगों ने न्याय के पक्ष में खड़े होने वालों के लिए गढ़ लिया है। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा कि इस किताब में इस बात को लेकर की बात रखी गई है कि आखिर क्या कारण है कि लोग अपना घर बार छोड़ के, अपनी नौकरी, कैरियर, बच्चों को छोड़ के क्यों जंगलों में इन आदिवासियों के लिए लड़ने जाते हैं, ये बात सोचनी है। दूसरी बात, अभी जो आपने बात कही कि सभ्य बनाने को लेकर, तो जब अंग्रेज भारत आए थे तो लगभग हम लोग आदिवासियों के बारे में क्या वही तर्क तो नहीं दे रहे हैं उनको सभ्य बनाना है जो अंग्रेज भारतीयों के बारे में कहते थे कि ये भारतीय पिछड़े हैं, इनको सभ्य बनाना है, वाइट मैन्स बर्डन जैसा है। अभी आपको इसी मंच पर 2 दिन पहले हिमांशु कुमार राय, जो जिनको सुप्रीम कोर्ट ने 5 लाख का जुर्माना लगाया, तब उन्होंने कहा कि ये सवाल भारत के लोगों को जानना चाहिए कि आखिर सबसे ज़्यादा फौज सीआरपीएफ अर्धसैनिक बल क्यों है वहाँ। और जैसे आंध्र प्रदेश में ग्रेहाउंड है, झारखंड में हम लोग जगुआर का नाम सुनते हैं, वहाँ कोबरा का नाम, आखिर इस तरह का स्पेशल फोर्स इस इलाके में की ऐसी क्या दिक्कतें हैं, कौन सी भौगोलिक परेशानी या कौन सा चैलेंज है जिसके चलते एक अलग से विशेष बल बनाया गया। नहीं, वो आपको देश की जनता पर आपको भरोसा नहीं है, आप उसको बंदूक की नोक पर दबा के रखना चाहते हैं, बस और कुछ भी कारण नहीं है। आप लूट लेना चाहते हैं। अगर हमारी संपत्ति है, किसानों की संपत्ति, मैं पहले ही बताया कि आदिवासी एकमात्र कम्युनिटी है जो किसी भी संसाधन का दोहन नहीं करती, अदरवाइज सारे लोग संसाधनों का दोहन करते हैं। हाँ, कारपोरेट हाउस तो लूट मचाती है, लेकिन उसके साथ स्टेट खड़ी है, स्टेट वो करती है। अब जिस तरह से स्थिति बनाई गई है, मतलब इस मिलिटराइजेशन की तरफ मैं बात कर रहा हूँ। पहले हम जिस एरिया में रहते हैं दिल्ली में, जब हम घर से निकलते हैं अपने दफ्तर की तरफ तो हम प्रधानमंत्री आवास को छूते हुए निकलते हैं। मनमोहन सिंह के समय गेट पर एक एंट्री, मतलब 7 RCR के गेट पर 2 कांस्टेबल तो नहीं लेकिन AK-47 के साथ बैठे होते थे, और उसके बाद भीतर में जो भी हो तैयारी उसकी, वो हमको नहीं दिखी कभी। मतलब जब हम प्राइम मिनिस्टर आवास घुसे तब दिखती थी, लेकिन सड़क से नहीं दिखती थी। आज के दिन पिछले लगभग 1.5 साल से, नहीं लॉकडाउन से पहले से हमने देखना शुरू किया है कि जब आप 7 RCR के इस अशोक होटल के तरफ गोलंबर से लेते हैं तो यहाँ से हर 12-14 फीट पर AK-47 लेके लगभग 60-70 कांस्टेबल खड़े होते हैं। फिर वहाँ बढ़िए तो आकाशवाणी भवन के, मतलब जहाँ भी जिस भी मंत्रालय में, और BSF, CRPF या क्या CISF, इनके जवान आपको दिल्ली के हर एक चौराहे पर, हर एक महत्वपूर्ण ठिकाने पर आपको दिखाई देने लगता है। इसका हमको मेंटली तैयार किया जा रहा है कि हम सुरक्षा, हमारी सुरक्षा वहाँ से है। आखिर इतनी असुरक्षा कैसे पैदा हो गई कि हर एक आदमी को कोई एक AK-47 लिए हुआ आदमी में दिख रहा है कि वो हमारी सुरक्षा करेगा। यह इतना असुरक्षित माहौल आपने देश का कैसे बना दिया, और कैसे बना, इस पर बात होने की क्यों नहीं बात होती है? क्यों कोई आदमी यह बात नहीं करता कि हर 12, 15, 50 मीटर पर AK-47 लेके खड़ा होके क्यों मिलिट्री के जवान को रहना पड़ रहा है? ये आखिर किसके ऊपर गोली चलाएगा? अगर गोली चलेगी तो कौन है? अगर बॉर्डर पर आपने रख छोड़ा है तब तो बात समझ में आती है, लेकिन मॉल के सामने, हमारे घर के सामने, किसी ऑफिस के सामने इस तरह से मिलिट्री को डिप्यूट करने का क्या मतलब है? ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए। सारे सवाल जनता से ही पूछे जाएंगे और जनता ही सब चीज़ के लिए जवाबदेही होगी। तो मिलिटराइज तो किया गया जानबूझ के। अब इस किताब को आप पढ़ेंगे तो उसमें नंदिनी सुंदर ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात लिखी कि कैसे, मतलब जो आपका ये बढ़ रहा है, एग्रीमेंट कारपोरेट हाउसेस के साथ बढ़ रहे हैं, त्यों आप नए नए प्लान लेके आते हैं कि कैसे आदिवासियों को उजाड़ के कैंप में डालेंगे।
सलवा जुलूम कैसे शुरू होगा। और उसका जब वो सुप्रीम कोर्ट गई हैं वहाँ पर, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको मतलब सुनवाई के बाद दोनों जो जस्टिस थे उसने उसको कहा कि नहीं, ये इलीगल है। आप 12, 14, 15 साल के बच्चे को, किसी को आप AK-47 देते थे, रिवॉल्वर दे दीजिए। मतलब उस जिस एज में बच्चे को किताब चाहिए, खिलौना खेलना चाहिए, कुश्ती, कबड्डी, फलाना चिलाना, उस उम्र में आप किसी बच्चे को बंदूक दे दे रहे हैं, वह आदमी क्रिमिनल हो जाएगा, बच्चा वो क्रिमिनल हो जाएगा, गोली चलाएगा। 12, 15, 16 साल के आदिवासी बच्चों को आपने दे दिया और सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ये गलत है। लेकिन इन बच्चों को फिर से आपने एक नया नाम दे के छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने नियुक्त कर लिया, जिनको तनख्वाह कम है लेकिन बंदूक है। तो इस परिस्थिति में जब आप ये कर रहे हैं तो समाज को क्रिमिनलाइज कर रहे हैं, समाज को आप सुरक्षा नहीं दे रहे हैं, बल्कि पूरे समाज को मानसिक रूप से तैयार कर रहे हैं कि हर एक आदमी, आपका पड़ोसी आपका दुश्मन है, आपका भाई आपका दुश्मन है, आपका रिश्तेदार आपका दुश्मन है, और सब पर शक की निगाह रखिए। अब जैसे आपने बताया कि 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने सलवा जुडूम को अवैध घोषित कर दिया, इल्लीगल करार दिया कि राज्य से इतर आप नागरिकों को सैन्यकृत करके नागरिकों के खिलाफ ही लड़ने के लिए नहीं तैयार कर सकते हैं। लेकिन क्या कारण है कि नरेंद्र मोदी के सरकार के आने के बाद, चाहे रमन सिंह की भाजपा सरकार हो या बाद की सरकारों ने भी उसको लागू क्यों नहीं किया? सुप्रीम कोर्ट का फैसला छत्तीसगढ़ की सरकार लागू नहीं करती है, आखिर ऐसा क्या बात है? नहीं, छत्तीसगढ़ की मतलब उसके बाद तो 2014 में बीजेपी की सरकार आ गई जो मिलिटराइजेशन चाहती थी। वो पूरा का पूरा, आपको याद होगा, विनायक सेन को 2.5 साल जेल में रहना पड़ा। विनायक सेन वन ऑफ द फाइनेस्ट डॉक्टर, वहाँ पर पेडियाट्रिक बच्चों का इलाज करते थे। शहीद हॉस्पिटल उन्होंने शंकर गुहान योगी के साथ मिलकर शुरू किया। PUCL के वो मेंबर थे, मतलब राज सचिव थे, लेकिन उनको आपने क्यों अरेस्ट किया? सिंह ने मनमोहन सिंह के सरकार में की, और यह मनमोहन सिंह सरकार जिसमें P चिदम्बरम गृह मंत्री थे, उन्होंने उसका अपोज नहीं किया और उसके चलते उनको 2.5 साल जेल में रहना पड़ा। मानसिक संतुलन खो चुके हैं विनायक सेन। अगर कोई भी आदमी, तो ये सिर्फ ये बात, मतलब इंडियन स्टेट, चाहे छत्तीसगढ़ की सरकार हो या चाहे केंद्र सरकार हो, ये चाहती थी कि सलवा जुलूम हो। महेंद्र कर्मा कौन थे? महेंद्र कर्मा कांग्रेस पार्टी के MLA थे, महेंद्र कर्मा उसके लीडर थे। सलवा जुलूम उन्होंने शुरुआत आंदोलन के 2005 के सलवा जुलूम शुरू करने वाले। सवाल ये है कि इतनी संवैधानिक संस्थाएं हैं, प्रेस है, न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, और सुप्रीम कोर्ट का जो भी ये थोड़ा सा रूड टाइप का स्टेटमेंट हो जाएगा, लेकिन इस देश में संस्था को बने हुए सिर्फ 75 साल हुए, और इन 75 वर्षों में कई ऐसी परिस्थिति आई कि लोगों को लगा ये संस्था को नष्ट करना चाहिए। अब याद करिए, इसको अरुंधति राय ने बहुत अच्छी तरह से लिखा है अपने एक लेख में कि जब डोनाल्ड ट्रंप वहाँ राष्ट्रपति बन के आए तो वो भी मतलब मोदी जी की ही तरह तानाशाह जैसे थे, जो भी मन होता था करते थे। लेकिन वहाँ पर इंस्टीट्यूशन 400 वर्षों में जो बना हुआ इंस्टीट्यूशन था, उन्होंने ये परमिट नहीं किया कि आप जो चाहें कर लें। उन्होंने कहा नहीं, जो कानून है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उससे इतर नहीं होंगे। यहाँ तो एक लालकृष्ण आडवाणी का बयान मुझे हर बार याद आता है कि जब उन्होंने मीडिया को कहा था कि मैडम गांधी ने तो आपको झुकने के लिए कहा था और आप रेंगने लगे। स्थिति ये थी कि मोदी जी ने इस इंस्टीट्यूशन को झुकने के लिए भी नहीं कहा, सारे इंस्टीट्यूशन ऐसे ही रेंगते हुए थे। और वो सारे का प्रॉब्लम यही था कि ये इतना इस समाज के दलित बहुजन के सरसन से घृणा करते थे कि इनको लगा कि तो जब तक हम बीजेपी के, मतलब सारा इंस्टीट्यूशन बीजेपी के पक्ष में चला गया, रूलिंग क्लास के पक्ष में चला गया। और इसकी शुरुआत 89 से हुई, आरक्षण लगने के बाद हुई। जब आप देखेंगे कि आरक्षण लगा, उसके बाद इस देश में सारी चीज़ें बदलने लगी। रूलिंग क्लास एकाएक प्रो बीजेपी हो गया, रूलिंग क्लास मतलब जुडिशरी जो है सॉफ्ट ये हो गया। अब अंदाज़ा लगे, मतलब एक समान सी बात है।
बीपी सिंह मतलब मंडल आयोग की जो अनुशंसा थी वो 9 जज के बेंच ने उसका रिव्यू किया था, उस पर सुनवाई दी थी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने। उस 9 जज के फैसले को 5 जज का बेंच कैसे पलट सकता है? उसने कहा था कि 50% से ज़्यादा आरक्षण संभव नहीं है, नहीं हम दे सकते। 5 जज के बेंच ने कहा कि नहीं वो चलेगा। ये तो 11 जज का बेंच अगर हो तब ये फैसला दे कि नहीं नहीं ये गलत था, ये सही है। तो इंस्टीट्यूशंस सारे, एक भी इंस्टीट्यूशंस अपनी रीढ़ नहीं बचा पाया, क्योंकि बने ही इतने देर से थे और इतना बायस लेके बने थे। नेहरू के समय के जो लोग थे उनमें एक इथिक्स था, एक मोरल था, उनके छत्रछाया में जो पले बढ़े थे। बाद के दिनों में लगातार कम होता चला गया और इंस्टीट्यूशन बना ही नहीं, बनने से पहले कोलैप्स कर गया। इसका मतलब कि जो कम्युनिस्ट लोग ये कहा करते थे या मार्क्सिस्ट लोग कि अगर क्लास इंटरेस्ट, अगर वर्गीय कोर उसका हित अगर प्रभावित अगर होता है तो वहाँ संवैधानिक संस्थाएं, लोकतंत्र की संस्थाएं भी कोलैप्स कर जाती हैं। सर ये 100% सही कहते थे, लेकिन अब तो ये भी विचित्र की स्थिति हो गई है। आप पाएंगे कि जैसे महंगाई, आप अंदाज़ा लगाइए कि इस देश में महंगाई मतलब पेट्रोल हर एक को, हम लोगों को 96 समथिंग मिलता है, मतलब 97 रुपये लीटर दिल्ली में, यहाँ 102-3 जो भी मिलता हो। अच्छा आप ये बताएं एक भी आदमी कि किसी को ये पेट्रोल, अगर भाजपा का समर्थक है तो ये पेट्रोल 80 रुपये मिलता है क्या? उनको भी 103, 100 या 97 रुपये जो भी है, जो आप खरीदते हैं, जो मैं खरीदता हूँ, उनको देना पड़ता है। लेकिन इस देश में एक ऐसा वर्ग बन गया, और एक बड़ा सा वर्ग बन गया दुनिया में पहली बार, मतलब कहीं भी आप हिस्ट्री पढ़ें दुनिया में, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ें, तो उसमें आप पाएंगे कि महंगाई के खिलाफ हमेशा हर एक क्लास महंगाई के खिलाफ रहा है। लेकिन मतलब मोदी के आने के बाद स्थिति ये हो गई है कि इस देश में एक बड़ा सा क्लास बन गया जो महंगाई का सपोर्ट कर रहा है। मतलब आप कहने लगे कि महंगाई यार इतनी महंगी, मतलब पेट्रोल जो है 97 रुपये और आलू जो है 25 रुपये और प्याज जो है 30 रुपये, तो बोलेगा हाँ क्या करें, लेकिन इतना सरकार तो इतना काम करे। मतलब महंगाई को सपोर्ट करने वाली एक क्लास इस देश में, मतलब दुनिया का पहला देश है हिंदुस्तान जहाँ वो क्लास तैयार हो गया है अपनी। तो जो इंटरेस्ट उसका सर्व नहीं कर रहा है उसके पक्ष में भी लोग दलील दे रहे हैं। बिल्कुल। और जिस किताब में बहुत अच्छे से मध्यम वर्ग के बारे में इसने कहा है कि उसको जो ख्वाबों का संसार दिखाया गया, स्वप्नों का, उसके चलते वो विकास के इस मॉडल को कभी सवालों के घेरे में नहीं लेते, क्वेश्चन नहीं करती सरकार जो कर रही है, बल्कि उसकी तरफ एक बहुत बड़ी आबादी, जिसकी तरफ आपने इशारा किया कि जो वनों से आच्छादित है, खनिज संपदा से भरपूर है, उसको तहस नहस किया जा रहा है माओवाद के नाम पर, और मध्यम वर्ग लगभग उसका समर्थन कर रहा है। आखिर मध्यम वर्ग में ऐसा क्या परिवर्तन आया कि यही मध्यम वर्ग आज से 60-70 के दशक में आप देखिए कि जनता के आंदोलनों में बिहार में जयप्रकाश आंदोलन में शामिल होता है, लेकिन अभी का मध्यम वर्ग 1991 के मध्यम वर्ग में ऐसा क्या चीज़ है कि तमाम क्रूर, बर्बर और निशंस विकास मॉडल को वो साथ खड़ी होती है? ये मध्यम वर्ग घनघोर अवसरवादी है, जातिवादी है और सिर्फ स्वार्थी है। इसके अलावा मतलब कोई कमिटमेंट नहीं है उसका, क्योंकि सारी लड़ाई कोर्ट में जो भी लड़ाई आप देख रहे हैं उसमें 20% ही मेरे समझ से, मतलब मेरे पास कोई डेटा नहीं, मैं सिर्फ अनुमान से कह रहा हूँ कि जो गरीब लोग लड़ रहे हैं ज़मीन की लड़ाई है। अदरवाइज बेईमानी, चोरी, सबकी डकैती, सबकी लड़ाई आपका हमने बेईमानी कर लिया, वो कौन कोर्ट में जाके पहुँच रहा है? मतलब दलितों की तो कितनी दलितों की स्थिति है और मजदूरों की स्थिति है कि अपनी मजदूरी के लिए कोर्ट में जा पाए। सारे हमारे ही तरह, आपके तरह लोग हैं जो बेईमानी के लिए कोर्ट में जा रहे हैं। मतलब कहीं कहीं अन्याय भी हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है। तो स्वार्थी और बेईमानी, ये दोनों मिडिल क्लास की स्थिति है। और जातिवादी, बीजेपी, यहाँ पर लोगों को लग रहा है कि बीजेपी हमारी अपनी पार्टी इसलिए है कि हमारे इंटरेस्ट माने क्या, कास्ट के इंटरेस्ट को सर्व कर रहा है, या फलाने की जगह हमारा इंटरेस्ट सर्व नहीं है तो वो हमारे इंटरेस्ट को सर्व करेगा। और इंटीग्रिटी नहीं है उनको अपने इसमें। अरे बिल्कुल। और अभी एक सवाल अब इस पर आता है, इसने माओवादियों के बारे में बहुत सारी बातें की। माओवादियों ने जैसे तेलंगाना आंदोलन के बाद उसने कहा कि सीपीआई के लोग, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग, तेभागा वाले, हाँ, तेलंगाना, हाँ, तेलंगाना के बाद जब इधर प्रवेश करने की कोशिश की तो बहुत सफलता नहीं मिली। लेकिन माओवादियों ने एक नया विकास का मॉडल इस तरीके से किया कि माओवादियों की उपस्थिति ने
उनको तालाब, जलाशय, मजदूरी आदिवासियों की बढ़ी, उनको अच्छे दर पर उनकी फसलों की कीमत मिलने लगी, स्कूल बनवाए, क्लिनिक बनवाए। लेकिन क्या माओवादियों द्वारा ये जो कल्याणकारी कार्य किए गए, क्या राज्य के का जो कल्याणकारी हाथ है, जो मददगार हाथ है, उसका विकल्प हो सकता है? अंकुर जी, सवाल ये नहीं है कि सिर्फ इतना ही सवाल नहीं, सवाल ये है जैसे जहां माओवादियों का जनताना सरकार है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, और नंदिनी सुंदर ने इसके बारे में बहुत ही ज़बरदस्त लिखा है। जनताना सरकार है, अब बिल्कुल वही कि उनके मजदूरी बढ़े, तालाब का काम हुआ, उनके जो फसलों क्लिनिक चले, कि हाँ, जमीन बांटी गई, उनके फसलों की कीमतें मिली। सवाल यह है कि स्टेट वहाँ पर क्या गड़बड़ी करने क्यों पहुँची? ये काम तो स्टेट का था ना कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, मजदूरों को मजदूरी मिले, सड़क बने। जहाँ जहाँ भी बस्तर में जितने भी स्कूल थे, सबसे ज़्यादा स्कूल बंद किए गए इस सलवा जुलूम के दौरान। और बंद क्यों हुए? एक तो आप उन आदिवासियों को विस्थापित करके कैंप में रख रहे हैं, और अगर जो नहीं जाना चाहते हैं वहाँ आपने आर्म्ड फोर्स को रख दिया है स्कूल में, क्योंकि एकमात्र वही जगह है, कोई मतलब पक्का है जहाँ जगह है, जहाँ बैठ के आर्म्ड फोर्स मतलब 1 बटालियन या 15 पुलिस मतलब चौकी आपने स्कूलों में पुलिस को रखने की व्यवस्था कर दी। बच्चे तो वहाँ नहीं जाएंगे, बच्चे पुलिस से डर लगता है। विश्वास करिए, मैं जब पुलिस को देखता हूँ तो मुझे लगता है यार वो, मुझे डर का एहसास होता है। मुझे किसी पॉकेटमार से इतना डर का या किसी दूसरे से नहीं होता जितना मैं पुलिस को देखता हूँ खड़ा बंदूक लेके, तो मुझे डर का एहसास होता है। तो वहाँ आपने स्कूल को बंद करा दिया। स्कूल बनवाना सरकार की जिम्मेदारी थी, माओवादियों की नहीं थी, लेकिन माओवादियों ने तो शुरू किया। आप वहाँ उस सड़क को तोड़वाया। अब जैसे माओवादियों के बारे में किसी मिडिल क्लास आदमी से आप बात कीजिएगा, किसी लड़के से, कहे कि देखिए छत्तीसगढ़ में स्कूल उड़ा देता है, सड़कें नहीं बनने देता है। सर, इस स्कूल तो अब इस स्कूल को उड़ाया क्यों? क्योंकि वहाँ तो पुलिस बैठी हुई थी, बच्चों को नहीं आने दे रही है। जहाँ जहाँ माओवादियों ने कहे कि नहीं स्कूल में पढ़ाई होगी, वहाँ कभी टीचर के ऊपर कोई हमला नहीं हुआ। पूरी किताब में देख लीजिए, कोई रिकॉर्ड नहीं है कि कभी वो टीचर वो थे जो मुखबिरी करते थे, लेकिन पढ़ाने वाले टीचर वहाँ आ रहे थे, उनके ऊपर कुछ नहीं हुआ। ये सरकार, देखिए सारा चीज़ सरकार मैनिपुलेट करती है। वहाँ पर एक पता नहीं कैसे मुझे किसी ग्रुप में मीडिया के अंकुर गर्ग वहाँ पर था, उसने उनके किसी तरह से मैं आ गया उसमें, कौन डाला कैसे डाला, और वहाँ पर जो बातें हो रही है, मतलब एक एसपी कैसे मतलब किसी के साथ एक कम्युनिटी को ख़त्म करने के लिए इतनी बुरी तरह से बात कर सकता है। आपको याद होगा सोनी सोरी का मामला, उनके गुप्तांग में कंकड़ डाल दिए थे गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने उसका संज्ञान लिया, और उसको जिस साल सुप्रीम कोर्ट ने उसको डांटा स्टेट गवर्नमेंट को उसका नाम लेके, उसी साल रमन सिंह की सरकार ने उसको मेडल के लिए रिकमेंड कर दिया और उसको राष्ट्रपति मेडल दिया गया। अब जैसे एक बात जो कही जाती है कि माओवादियों के बारे में, कि जो जैसे जितने काम उन लोगों ने किए, बहुत ही विपरीत माहौल में राज्य की दमनकारी मशीनरी है। लेकिन एक जो आरोप उन पर ये लगता है कि आदिवासी समाज में वर्ग नहीं रहता है, एक एक समरूप होमोजीनियस कम्युनिटी है, और माओवादियों का समर्थन मुख्यतः आदिवासियों में है, दलितों में नहीं है, पिछड़ों में नहीं है, बाकी लोगों में नहीं है, और अमूमन जो माओवादी हैं वो तेलुगु भाषी माने जाते हैं। ये आरोप लगातार हम लोग को अखबारों में सुनने को मिले, इस पर आप क्या कहेंगे, या किताब क्या कहती है? नहीं, वहाँ आदिवासी तो नेचुरली है, काफ़ी बड़ी संख्या वहाँ पर, लेकिन शेड्यूल कास्ट के लोग के बारे में नहीं पता मुझे कितने हैं। और सेम सिस्टम है, जैसे वहाँ पर एक इस किताब में इसका जिक्र है कि एक आदमी वहाँ से गया है, मतलब बिहार से, समझा, और वहाँ पर वो कमीशन से लेके आदिवासियों को पैसा देता है, और वो यहाँ पर दुकान खोले हुआ है, और वहाँ जैसे भी हो, तो उनका जो एक है कि हमको चाहिए शोषण, मतलब आपका अगर कोई शोषण करना चाहे तो शायद आप एक्सेप्ट करें कि नहीं 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 हम नहीं कर, मतलब आपके पास है। इनके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिस्टम का वो कोई हिस्सा नहीं है, कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, कुछ नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, कुछ नहीं है। तो और ज़रूरत है उनको किसी चीज़ की, तो
इसी तरह के जो क्या कहलाता वो अरे पहचान पत्र, नहीं नहीं नहीं, जिनसे आप पैसा लेते हैं ना, महाजन। महाजन। आप महाजन के पास ही तो पहुंचेंगे, और वो महाजन कौन है? और वो महाजन उनके साथ नहीं खड़ा होगा, क्योंकि शोषण का डायरेक्ट मामला है वो, तो वो तो स्टेट के साथ खड़ा होगा। तो और ट्राइब्स के बीच उनका काम है, ट्राइब्स वो ट्राइबल एरिया ही है पूरा। तो अगर आदिवासियों के अलावा अगर किसी और में सपोर्ट खोज रहे हैं कि दिल्ली का आदमी जो है डिफेंस कॉलोनी में रहने वाला और बसंत कुंज में रहने वाला आदमी अगर उसकी मदद पक्ष में खड़ा हो जाएगा तो नहीं होगा। लेकिन स्टेट मशीनरी उसके खिलाफ है, उन आदिवासियों के खिलाफ है, उन फ्रेजाइल कम्युनिटी के खिलाफ है। अब जैसे एक बात, दो प्रश्न और करके फिर हम दर्शकों से भी सवाल आमंत्रित करेंगे। इतने बड़े मध्य इलाके में, छत्तीसगढ़, बस्तर, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, इतने बड़े इलाके में जो किताब कर रही है कि भारत की अपनी सरकार ही अपनी जनता से युद्ध लड़ रही है, वार में है, जंग लड़ रही है, उनके जीवन को तहस नहस कर रही है, उनके रहने के साधनों को छीन रही है। तो इतना बड़ा एक कहें कि एक विराट, एक कहें कि घातक अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन इस पर शेष भारत को के बारे में इतनी कम जानकारी क्यों है, इतनी गलत जानकारी? इसमें मीडिया का क्या रोक है, अखबारों की या भी चैनल्स की? इसके बारे में किताब क्या कहती है? सर, मीडिया के बारे में है, उसमें मीडिया के बारे में इनका क्या, कारपोरेट हाउसेज, जैसे वहाँ जो मीडिया घराना है, दैनिक भास्कर है, हाँ, राजस्थान पत्रिका तो बाद में गया है। तो दैनिक भास्कर, उस अखबार में मैंने काम किया है, 2 बार मैंने काम किया है उस अखबार में। दैनिक भास्कर सिर्फ अखबार निकालने का धंधा नहीं है। दैनिक वहाँ पर खनन के में है, वो बिजली उत्पादन में है। तो जैसे पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की जो रिपोर्ट है, बार बार उसमें कहा जा रहा है, मतलब वो 56 से ये बातें आ रही है कि मीडिया हाउस को इंडिपेंडेंट, मतलब अगर आप कोई और धंधे में हैं तो आपको मीडिया चलाने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। होता ये है कि, और बीच में काफ़ी हो गया है, क्योंकि सरकार के पास सबसे ज़्यादा संसाधन है विज्ञापन देने के। आपके इतने वेस्टेज, मतलब जैसे बिजली वाला, अगर आपने उनका दैनिक भास्कर का वहाँ पर इसके साथ है, करार है। तो अगर आप मेरे खिलाफ कुछ लिखेंगे, दैनिक भास्कर के खिलाफ कुछ लिखेंगे कुछ सरकार के खिलाफ, तो जो करार है वहाँ पर आपको सीधा चोट करेगा। अगर आप यहाँ कुछ लिखते हैं तो दूसरा धंधा जो कर रहे हैं उसके लिए छापेमारी होगी। तो आप याद करिए, कोरोना के समय में कुछ स्टोरी आई थी कि नहीं इतने लोग मरे, और वो 3 दिन के बाद खबर आई कि भास्कर के यहाँ छापे पड़े हैं। तो ऐसा नहीं कि छापा गलत था, छापा सही था, क्योंकि दूसरी जगह जो आपने गोरख धंधा में शामिल रहे हैं तो सरकार तो आपको मतलब बाह मरोड़ेगी। तो इंडिपेंडेंट मीडिया की ज़रूरत है। मीडिया का रोल है ही नहीं यहाँ पर, क्योंकि कारपोरेट मीडिया है, और उसको हिंदू के अलावा कोई भी मीडिया हाउस इंडिपेंडेंट नहीं, फ्रंट लाइन, हाँ वही हिंदू उसी ग्रुप का है। तो हिंदू का एकमात्र धंधा अखबार निकालना है। उसको देखिए कि किसी भी अखबार से ज़्यादा बेहतर है। लेकिन आप टाइम्स ऑफ इंडिया के बारे में आप देखेंगे, टाइम्स ऑफ इंडिया जब भी कोई ज्वाइन करता है ब्यूरो में, रिपोर्टर्स के रूप में, एडिटर के रूप में तो नहीं, एडिटर्स माने सब एडिटर फलाना एडिटिंग वाले में, लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया जब भी कोई ज्वाइन करता है तो उनको एक लिस्ट दी जाती है कि इतनी कंपनियां हैं जिनके खिलाफ आप कोई स्टोरी नहीं करेंगे। और एक स्टोरी बहुत पहले, शायद 2011 में न्यूयॉर्कर ने किया था, सिटीजन जाइन के नाम से, बड़ी सी स्टोरी थी, मतलब लगभग 20,000 शब्दों की। उसमें उन्होंने लिखा था, न्यूयॉर्कर ने, अमेरिका की काफ़ी प्रतिष्ठित पत्रिका है, उन्होंने लिखा था कि उस समय 2011 में टाइम्स ऑफ इंडिया के 1600 कंपनियों के साथ करार है, और करार ये है कि शेयर है रेवेन्यू का, कि हम आपको कुछ पैसे दीजिए या कुछ विज्ञापन हमको दीजिए, ये वाला करार है। तो नेचुरली जब इस तरह की स्थिति है तो कौन टाइम्स ऑफ इंडिया उस खबर को छापेगा? अगर मान लीजिए जिंदल के साथ कोई उनका करार है, मुझे 1600 में से याद नहीं है कि कौन किसके साथ जिंदल है या उसमें नहीं,
लेकिन अगर वो जिंदल के खिलाफ कुछ हो रहा है तो जिंदल के खिलाफ क्यों छापेगा, क्योंकि जिंदल तो वहाँ है। मतलब या इसी तरह के कारपोरेट हाउसेस, टाटा का या इसका एसआर है, एसआर फिर का, बाकी तो उसके खिलाफ क्यों छापेगा? उनका वेस्टेड इंटरेस्ट है। और कारपोरेट इतना स्टेक पर लगा हुआ है कि वो मीडिया की, मतलब हाँ इंडिपेंडेंट मीडिया हो तो शायद बेहतर स्थिति है, सरकारी मीडिया बेहतर कर सकती है। आकाशवाणी, दूरदर्शन में आप कुछ खबर देख सकते हैं। हालांकि अब ये पिछले 9 वर्षों में बदल गया है पूरी तरह से कि अब वहाँ भी वो खबर नहीं है, लेकिन पहले सरकारी मीडिया में इस तरह की खबरें होती थी। जैसे इस किताब में उन पत्रकारों का भी थोड़ा जिक्र है जो माओवादियों के लिए कुरियर का काम करते थे, पैसा पहुंचाने का। आपसे एक सवाल यह है कि अमूमन एक लिबरल लोगों की अपने देश में बहुत बड़ी जमात है, उदारवादी लोगों की। आप उनसे छत्तीसगढ़ की समस्या के बारे में पूछे तो कहें कि हाँ सरकार तो गलत कर रही है, लेकिन माओवादी भी गलत कर रहे हैं, और ये जो आदिवासी जनता दोनों के बीच पिस रही है। एक टर्म इसमें यूज किया जा रहा है कि ऐसे लोग सैंडविच सिद्धांतकार। क्या बताएं, मतलब अब ये सुविधा की चीज़ें हैं। मतलब अगर अंकुर जी किसी को कह रहे हैं कि यार स्थिति है, तो आपको हाँ या ना में जवाब होना चाहिए। आपको भूख लगी है या नहीं लगी है, आपको चाय पीनी है या नहीं लगी है, तो जनरली हम बताते हैं पीनी है या नहीं पीनी है। हम ये नहीं कहते यार चाय का तो इतना नुकसान है और फिर वो नुकसान दोनों मिला के बराबर होता है, दूध गर्म हो तो ठीक ही है, पानी गर्म हो तो ठीक ही है, चलो चीनी हटा दो। हम इतनी बात नहीं करते, हाँ ना में जवाब देते हैं। लेकिन वो जो सैंडविच टाइप के जो लिबरल्स हैं, उनके साथ यही दिक्कत है कि वो कोई पक्ष लेना नहीं चाहता, और पक्ष भी ले तो क्यों ले। मतलब जो स्थिति हो गई है कि इतनी असुरक्षा है समाज में कि एकाएक आपके पास सब कुछ है, एक नौकरी है तो आपके पास आपकी ज़िंदगी में सब कुछ है, और नौकरी चलेगी तो कुछ भी नहीं है। मतलब ये जो असुरक्षा पैदा की गई है समाज में, ये लोगों को मतलब ये बचाने का दी है सेंट्रल इंडिया में, क्योंकि माओवादी विचारधारा का अब मध्यम वर्ग में वो जादू नहीं है जैसा कि पहले हुआ करता था, जैसा कि सरकार कर रही है। लेकिन उसके अपने रणयुक्तियां हैं। वो ये मानती हैं कि हम उसको, जिस तरह के अफसर हैं, जैसे कल्लूरी जैसे अफसर का इसमें जिक्र है, और भी कई तरह के लोगों का, कि अगर हम ताकत के बदौलत उसको ज़्यादा, खुद को ज़्यादा ताकतवर साबित करते हैं तो जनता उसी के साथ जाएगी जिसको ताकतवर समझती है। जनता में खुद समझदारी सही गलत की नहीं होती, जनता जो लगता है कि जीत रहा है तो उसके साथ जाती है। तो क्या ये बात सही है कि माओवाद एक विचारधारा के तौर पर उसका जादू कम हो गया है और मोदी सरकार ने उसकी कमर तोड़ दी है? अंकुर जी, मतलब मैं इस बात को कतई नहीं मानता कि माओवाद एक आइडियाज और आइडियोलॉजी के रूप में कमज़ोर हो गया है या ख़त्म हो गया। एक बहुत पहले मैं जहानाबाद गया था, शायद मैं उन दिनों पटना में ही पढ़ता था, पटना कॉलेज में, और शायद 90 का वक्त होगा, ठीक से मुझे याद नहीं है। तो वहाँ एक बैनर लगा हुआ था जहानाबाद के मैदान में, और उन्होंने कहा कि जब तक शोषण है मार्क्सवाद जिंदा रहेगा। तो ये शोषण की लड़ाई है। हाँ, सुविधा से सरकार कहे कमर तोड़ दिया आपने, ये कर दिया। शोषण के खिलाफ जब भी लड़ाई लड़ी जाएगी, तो और शोषण इस देश में तो इतना शोषण है, तो मार्क्सवाद ख़त्म नहीं हो सकता, माओवाद नहीं ख़त्म होगा। हाँ, आप इसको कुछ अलग तरह का नाम, चूँकि आपने इतना नाम बांट दिया है, और आप पिछले 30 वर्षों को देखिए, कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी खुले हैं मनमोहन सिंह के समय में, उसका कितना बुरा हाल है। केंद्र सरकार ने पिछले 9 वर्षों में 2 यूनिवर्सिटी खोले हैं, वो पॉलिटिकल इससे मोटिवेशन के चलते। कौन आदमी है, यूनिवर्सिटी में जब पढ़ाई नहीं होगी, नए स्कूल नहीं खुलेंगे, नए कॉलेज नहीं खुलेंगे, यूनिवर्सिटीज़ नहीं खुलेंगी, तो मतलब सबसे ज़्यादा तो समाज में बराबरी चाहने वाले स्टूडेंट्स होते हैं। आपने उन सारे इंस्टीट्यूशन को नष्ट करवा दिया। नष्ट कराने, जेएनयू जैसे इंस्टीट्यूशन को आपने कहा कि माओवाद का सेंटर है। अब हर एक प्रिविलेज्ड आदमी, तो जो गरीब है, किसी भी जाति का हो, उनकी ख्वाहिश होती थी कि वो जेएनयू में पढ़ें। आपने जेएनयू को इतना अपमानित किया कि जेएनयू में मतलब पता नहीं क्या क्या, मतलब लड़कियों के बारे में जितनी अफवाह कि यहाँ की लड़कियाँ ये करती, मतलब शर्म तक नहीं आई। अगर आपको एक राइट विंग इंस्टीट्यूशन बनाना था तो एक बना लेते कि सबसे बढ़िया राइट विंग इंस्टीट्यूशन हमने बना लिया।
अब देखो कि उसमें क्वालिटी है। आपने जेएनयू जैसे इंस्टीट्यूशन के लोगों को बदनाम करके इस इंस्टीट्यूशन की लेजिटिमेसी को आपने तार तार कर दी। दुनिया का वन ऑफ द रैंकिंग में भले ही वो 200-250 कुछ आता था, लेकिन इतना बढ़िया इंस्टीट्यूशन को आपने ख़त्म कर दिया। तो वहाँ से यूथ को आप आने नहीं दे रहे हैं। जहाँ विचार है, जहाँ डिबेट है, वहाँ स्टूडेंट्स को नहीं जमा होने दे रहे हैं। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के साथ आपने क्या किया? और यकीन मानिए ये स्टूडेंट्स ही हैं जो इनके जातिवादी और फांसीवाद के मंसूबों को तोड़ेगा। इस किताब में माओवादियों के अलावा जिन राजनीतिक, खासकर सीपीआई नेताओं की काफ़ी तारीफ है, कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं की, खासकर मनीष कुंजाम जो बस्तर के एमएलए रहे और एग्जाम्पलरी काम किया उन्होंने, या फिर सीपीआई की जो यूनिट है, या फिर थोड़ा बहुत गांधीवादियों का भी रोल है। अंतिम सवाल मेरा ये है कि पुस्तक समाप्त होती है इस वाक्य पर कि भारत सरकार ने माओवादियों की रीढ़ तोड़ दी है, लेकिन इसके साथ साथ लोकतंत्र की भी रीढ़ तोड़ दी है। सर वो माओवाद का रीढ़ लोकतंत्र सर, दिक्कत ये है कि हम लोकतंत्र माने वोट देने तक को ही लोकतंत्र समझते हैं। हमने वोट डाल दिया, मानते हैं कि हम सब लोकतंत्र में हमारा बड़ा यकीन है, हम बहुत लोकतांत्रिक आदमी। हम कैसे ज़िंदगी, हम शादी किससे करें उस तक की सुविधा हमारे, मतलब हमारे पास इसकी छूट नहीं है। हम किसके साथ दोस्ती करें इसकी छूट हमारे पास नहीं है। हमारे पड़ोसी, किस पड़ोसी के साथ हम उठे बैठे हैं इसकी छूट हमारे पास नहीं है। और वोट डाल दिया, हम कहते हैं बहुत लोकतांत्रिक, मतलब डेमोक्रेसी एक वैल्यू है जिसमें सबके अधिकार हैं। आप एक सर्टेन स्टेज पर जाके ये काम करेंगे, मतलब अगर आपने वोट नहीं दिया तो ये भी आपका डेमोक्रेटिक राइट था, लेकिन आपको ऐसे सिंगल आउट किया जाता है ऐसे करके कि नहीं आपने अपराध कर दिया है। डेमोक्रेसी ये है क्या? मतलब ये लोग गढ़ते हैं सारा परिभाषा, इनको लगता है वोट से जीत के उसके बाद हम मतलब डेमोक्रेटिक ढंग से इलेक्टेड। लेकिन एक डेमोक्रेटिक होने के चलते आपके और कितने वैल्यूज हैं उसमें से कोई पालन करता है क्या? दुखद ये कि आपने सिर्फ चुनाव जीत के आपने कहा कि आपने महान काम कर दिया, आपने किसी भी वैल्यू को कैरी नहीं किया, लोकतांत्रिक वैल्यू को कैरी नहीं किया। अगर मुझे कहने का ये मन है कि नहीं आप गलत काम कर रहे हैं तो अब इस देश में ये अधिकार नहीं रह गया, तो नेचुरली लोकतंत्र की तो कमर तोड़ दी उसने। अब और आपने बिल्कुल इस किताब में सही कि खनन कंपनियों ने कैसे भाजपा को या कांग्रेस को काफ़ी फंड किया। उसके एक बात थोड़ी सी छूट गई थी कि इसने इतना दमन हुआ, इतनी बर्बरता हुई, इतनी हत्याएं, बलात्कार की गई, लेकिन जो किताब की एक ख़ास बात जो मुझे अच्छी लगी कि ये जो पूरा लैंडस्केप है अत्याचार का, भूदृश्य है, उसमें बहादुरी की, हिम्मत के, साहस के, खासकर उन महिलाओं ने उन पुलिस अफसरों के खिलाफ, अत्याचारियों के खिलाफ गवाही दी। तो जो रेसिस्टेंस है, जो स्ट्रगल है, उसको भी कोशिश की है इस किताब में समाहित करने की। सर वो ज़िंदगी ना इतने तरह के इम्तहानों से गुजरती है। मैं उन दिनों वसुंधरा इनक्लेव में रहता था और डेली आता था एक इससे मोटरसाइकिल से, तो वहाँ पर एक पूरी फैमिली जो नोमाड ट्राइब्स होते हैं जो खिलौने वो बेचते थे, पूरी फैमिली बच्चे उच्चे लगा के। अब उसमें मैं देखा कि एक मतलब 8-9 साल की बच्ची होगी जो खिलौना लेके ऐसे खड़ी थी और तेज़ गाड़ी आई और उसको धक्का मारा, और धक्का मार के फिर मैं साइड में गाड़ी रोका और फिर उसके बाद वो उसको एक ऑटो में बैठा के वो ले गया उसको, मतलब मैं खड़ा था, ऑटो में बैठा के ले गया उस बच्ची को। अगले दिन मैं नहीं आया, लेकिन अगले दिन आया, मतलब आज की घटना है, शाम की, कल नहीं परसों में आया। तो मैं रोका वहाँ कि मतलब अपोजिट साइड में रोक के मैं वहाँ आया कि क्या हुआ। तो वो जो पूरी फैमिली थी वो खिलौने बेच रहे थे और मैंने कहा क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि वो बच्ची मर गई। ठीक है, तो अगर हमारे घर में कोई बच्ची मर जाए तो हम 8 दिन 10 दिन खा नहीं पाते हैं, हम 8-10 दिन घर से नहीं निकलते, लेकिन उनकी ज़िंदगी ऐसी है कि अगर वो खिलौना नहीं बेचेंगे तो भूखे मर जाएंगे। तो इनका जो मतलब ऐसे इसी तरह के लोग हैं वो
डेली खाना और डेली संघर्ष करना। संघर्ष मतलब खाने के लिए इतने संघर्ष हैं, तो इसलिए इस तरह से किताबें इतनी स्मूथली चलती हैं कि ये नहीं लगता कि वो हारे हैं। हार नहीं सकते वो लोग। वो लोगों को जरूर हारते हमारे जैसे आपके जैसे लोग हैं। सबसे मतलब जब अडानी हारेगा तब दिखेगा आपको कि कितनी बड़ी हार हुई है। गरीब लोगों की हार इस तरह से नहीं होती। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है कि हारने के बाद भी अपनी गरिमा कभी नहीं खोते। दोस्तों, वक्त काफ़ी हो गया है। ये किताब दावानल, हिंदी में नाम है माओवाद से जंग। इस बातचीत के अलावा अगर किसी के मन में कोई सवाल हो, कोई प्रश्न हो, तो आप एक दो ले सकते हैं। हाँ, पूछिए। कोई है जी जो वहाँ माइक दीजिए ना, कोई है जो माइक पहुँचाए? अरे ठीक है, कोई बात नहीं। नमस्ते। वहीं से हाँ। नाम बता दीजिए। मेरा नाम अंकित कुमार हुआ। मेरा नाम अंकित कुमार हुआ। मैं LLB प्रथम वर्ष का छात्र हूँ। मैं तमाम बातें आपकी सुनी और कुछ बातों को उसमें से मैं पूछना चाहूँगा। जैसे कि आपने बताया कि पहले मनमोहन सिंह के ज़माने में जब आप गुजरते थे तो एक दो गनर होते थे, अब बहुत सारे ज़्यादा गनर हो गए हैं। तो ऐसा असुरक्षित क्यों महसूस कर रहे हैं लोग, या प्रधानमंत्री जी ही असुरक्षा क्यों फील कर रहे हैं अपने ही देशों में? तो इस पर मेरा एक बहुत अच्छा मतलब एक छोटा सा प्रश्न है कि हमने उन परिस्थितियों को भी देखा है कि हमारे बड़े बड़े नेता इंदिरा जी, राजीव जी, ऐसे लोग मतलब जिनकी देहांत आकस्मिक रही है। और इंदिरा जी के बारे में जहाँ तक हम जानते हैं, के भिंडरावाला के मौत के बाद उनका ये जो भी षड्यंत्र हुआ उसको बहुत बड़ा माना जाता है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के लोग इसको मानते हैं। तो एक क्या ऐसा संभव है क्या कि हर 100 आदमी अगर हो तो उसमें से 100 आदमी अच्छा हो, अगर एक भी खराब है तो उसके लिए तो सुरक्षा बनती है, पहला बात। और एक बात और कि अगर वो गोली चलेगी तो किस पे चलेगी? तो अगर हमारे न्याय व्यवस्था को देखा जाए तो फांसी होती है तो देश के नागरिक को भी होती है, तो क्या वो भी गलत है क्या? मेरा नाम कर्नल प्रभात कुमार है। मैं रिटायर्ड आर्मी अफसर हूँ। मेरा सवाल आपसे, जो आपकी किताब तो मैंने पढ़ी नहीं है, लेकिन जो भी चर्चा में सुनी उससे ये समझ में आता है कि माओवादी शोषण के खिलाफ जो है वो बढ़ता है, उसका वो है, वो जो है वो शोषण के खिलाफ जो है सो उन लोगों ने वो लिया है। और इसमें CPI CPM जिनका भी रोल रहा है, ये तो बहुत पुरानी ही है, नक्सलवादी से शुरू हुआ था ये पुराना जमाना। इससे पहले भी उस इलाके में एक इन्फ्लुएंशियल ग्रुप गया था जो कि क्रिश्चियन कन्वर्टिव्स का था। तो उन लोगों ने तो कभी उनको ये नहीं सिखाया कि आप बंदूक लीजिए और लड़ जाइए और ये कीजिए वो कीजिए। उनका सिद्धांत था कि भाई हम इनको कन्वर्ट करेंगे और उसके लिए उसको फैसिलिटी दी, या जो भी एम्पावरमेंट किया उनका पढ़ाया लिखाया। मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपने जिन नेताओं का जो है सो जिक्र किया है या जिन नेताओं के बारे में आप बोले हैं, इन लोगों ने उनको एम्पावरमेंट के जगह पर जो है सो विध्वंस और विनाश की तरफ क्यों ले गए? उनके दिमाग में सिर्फ ये डाल दिया कि गोली चलाओ। तो वो तो जो है सो मानसिक भी थे बागी, फूलन देवी भी बागी थी कि वो भी जो है सो किसी उसके विरुद्ध में खड़ी हुई थी कि अत्याचार हो रहा है हमारे पर और उस पर, तो हम बागी हो जाएंगे। तो सब लोगों को अगर हम बागी बना दें, इसके जगह पर उनके एम्पावरमेंट क्यों नहीं किया जा रहा है? इन पार्टियों के द्वारा या इन नेताओं के द्वारा क्यों नहीं एम्पावरमेंट करना चाहते? क्या उनकी दुविधा है? और कोई सवाल? हाँ, बगल पीछे सिन्हा जी को। मैं कमल किशोर कमल। आपका एक स्टेटमेंट था कि JNU को बदनाम किया जा रहा है। JNU को बदनाम किया जा रहा है। क्या अफजल के केस में हम लेकर रहेंगे इंसाफ, या अगर JNU में ऐसा नारा लगता है तो कौन बदनाम कर रहा है JNU को? हाँ, मतलब ताली बजाइए, बहुत बढ़िया है। हाँ, नहीं इसको ले लेते हैं अभी। हाँ, और कोई है? आप पूछना है कि ये कम्युनिस्ट हैं,
तो बाकी कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, सीपीआई, सीपीएम, इनमें और नक्सलियों में क्या अंतर? हम लोग लगता है कि सब एक ही हैं, तो ये इसको थोड़ा सा स्पष्ट। आपको ही पूछना है। नहीं, मैं अफजल वाले से आपको ये करता हूँ। कोई भी इंस्टीट्यूशन मतलब दुनिया का, आपको पता है ना, जब आज़ादी से पहले हमारे जब हिंदुस्तानी रहते थे वहाँ पर ऑक्सफोर्ड में और हिंदुस्तानी रहते थे कैम्ब्रिज में, तो वहाँ पर किस तरह की मीटिंग होती थी? स्टूडेंट्स क्या तरह के बात करते थे वहाँ पर? ब्रिटिशर के साथ रह के, उसके देश में रह के, उनके पैसे से, फेलोशिप से पढ़ने वाले भारत आज़ादी की मांग करते थे। किसी भी स्टूडेंट्स को वापस नहीं किया गया। और अगर अफजल होंगे, टुकड़े टुकड़े होंगे, वाट एवर, मतलब उससे आपका देश इतना कमज़ोर है कि आप मतलब यूनिवर्सिटी को ख़त्म कर देंगे। मतलब एक बात कह देने से यूनिवर्सिटी ख़त्म कर देंगे आप। आप जो कह रहे थे, मतलब कर्नल साहब, आप प्रिविलेज्ड हैं, एक बार आप प्योरली प्रिविलेज्ड हैं। आपके साथ मेरी, आपकी, सुनिए मेरी बात सुनिए। आपने सवाल पूछा, प्रिविलेज मत कहिए, मेरे सवाल है उसको आप रिक्शा वाले नहीं है ना? आप रिक्शा वाले नहीं, क्या होता है? रिक्शा वाला प्रिविलेज नहीं होता है। अच्छा, आराम से मेरी बात सुनिए ना मैं कह रहा हूँ सर कि मुझको प्रिविलेज ना करके मेरे सवाल का उत्तर। सर, सवाल का जवाब दे रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कि अगर हमारी और आपकी लड़ाई हो जाए और मैंने आपके साथ कोई बदतमीजी कर दी, तो मैं गारंटी करता हूँ कि इस देश में कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है जहां आप पहुंच जाए और आपको न्याय मिल जाए। नहीं है कोई इंस्टीट्यूशन, नहीं रहने दिया है समाज ने, इस देश में लोगों ने। आपको न्याय नहीं मिलेगा। 10 गवाह हो गए कि आपके साथ मैंने बदतमीजी की है, नहीं मिलेगा न्याय आपको, ये मैं कह रहा हूं। और आप कह रहे हैं कि मिलिटाइज हो रहा है। अरे इस देश में कोई सिस्टम नहीं रहने दिया आपने। अगर मेरे साथ कोई दिक्कत हो रही है, मैं बार बार अपने अधिकारी को, उससे आगे के अधिकारी को, उससे अधिकारी को, कितने दिनों तक हम लिखें, कितने दिनों तक उसके सामने धरना दें, कितने दिनों तक उनके सामने में हाजिरी बताएं। एक बार आप सोचिएगा कि आपके साथ अगर आपका पड़ोसी कोई बदतमीजी करता है, आप किसी भी इंस्टीट्यूशन के पास दौड़ते दौड़ते आप परेशान हो जाएंगे, उस समस्या का समाधान नहीं होगा। इंस्टीट्यूशन को बनने दीजिए। इंस्टीट्यूशन नहीं बना है, न्याय यहाँ पर लोगों को नहीं मिल रहा है। ये मजबूरी है कि लोग, एक बार अगर हम चाय पीने के लिए, एक सब्जी लाने के लिए निकलते हैं तो परेशान हो जाते हैं, नहीं निकलना चाहते। और कोई आदमी 4 दिन यात्रा करके, बस में चढ़ के, ट्रेन में चढ़ के रैली निकालता है, आप नहीं समझ सकते हैं कि कितनी मेहनत से निकलता है। वो बड़ी मेहनत होती है। अपने घर को छोड़ के कोई बाहर नहीं निकलना चाहता। जब नौकरी के लिए जाते हैं तो उसके लिए हमको महीना में 2.5 दिन का छुट्टी होता है, हम ले सकते हैं। जो डेली मजदूरी करता है और उसके साथ उनको मजदूरी नहीं मिलती, तब आप कहते हैं न्याय व्यवस्था क्यों नहीं काम करता, वो क्यों बंदूक उठाए, इसको मिलिटराइज कर दें। अरे उनको न्याय दे दीजिए ना। न्याय सबसे जरूरी चीज़ है, न्याय पर काम किया जाए। अगर कोई इंडिपेंडेंट है तो मैं दूसरे के बारे में क्या बताऊँ, मेरे लेख नहीं छपते अब जहाँ पहले छपते थे, क्योंकि अब इस स्थिति में, मतलब खास करके मुख्य धारा के मीडिया में ये जगह नहीं है, हिंदू को छोड़ के, जिसमें ये जगह नहीं है कि आप कुछ लिखें गवर्नमेंट के खिलाफ, किसी पॉलिसी के खिलाफ, और आपके लेख छप जाए। और ये कारपोरेट मीडिया है, और मतलब लिखने वाले 100 लोग हैं, तो 100 लोग हैं तो एक ही आदमी का किसी का छप जाता है। अब लगता है कि विरोधी लेख है। बहुत ही मुश्किल दौर है इंडिपेंडेंट लोगों का जर्नलिज्म करना। मतलब पोर्टल शुरू करिए, अब पोर्टल में फाइनेंस का इतना प्रॉब्लम है, कोई नहीं करने देगा। और कारपोरेट मीडिया आपकी बातें नहीं छापेगा, क्योंकि कारपोरेट की उसमें दिलचस्पी नहीं है। अब बिहार जैसे राज्य में जहाँ अर्बनाइजेशन सिर्फ 11% है, वहाँ पर रेवेन्यू का 84% पैसा जो है वो सरकार देती है। क्यों? कोई कारपोरेट हाउस नहीं है, ठीक है, कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ है, कोई सारा का सारा सरकार पर। यहाँ पर कोई भी अखबार सरकार के खिलाफ खबर छाप के कैसे अपनी रेवेन्यू को खत्म कर लेगा। ये बिहार का हाल है, हर जगह यही हाल है। सबसे ज्यादा विज्ञापन, हाँ, मुंबई के टाइम्स ऑफ इंडिया को इसकी जरूरत नहीं है। वहां पर गुजरात में अलग तरह की स्थिति है, लेकिन वहां भी अगर चाहे तो छाप सकता है, क्योंकि कई है। लेकिन
जहाँ कारपोरेट हाउसेज हैं, जहाँ इंडस्ट्रीज हैं, वहाँ तो दूसरे से भी खबरें छाप सकता है। जहाँ सिर्फ सरकारी विज्ञापन पर डिपेंडेंट है वो आपकी खबरें नहीं छापेगा। तो अब कैसे हो नहीं हो, एक तो मुझे लगता है कि इंडिपेंडेंट मीडिया की बहुत ज़रूरत है, लेकिन वो कैसे हो मेरे पास कोई नहीं है, क्योंकि इंडिपेंडेंट मीडिया 50,000 में नहीं शुरू होगा। इंडिपेंडेंट मीडिया का 2 लाख में नहीं होगा, 5 करोड़ में नहीं होगा। हाँ, 5 करोड़ में शायद एक पोर्टल हो जाए, लेकिन उसमें सस्टेन कैसे करेगा? रेवेन्यू का कोई मॉडल नहीं जनरेट हुआ है। तो ये समस्या है, वो बिल्कुल जेन्युइन है सर आपका सवाल। आपकी स्थिति से मैं वाकिफ हूँ, मैं समझ रहा हूँ। अगर मैं कहीं बाहरी एजेंसी के साथ काम नहीं कर रहा होता तो मुझे सर्वाइव करना मुश्किल हो। लेकिन मतलब जो अखबार मुझे छापता था, मांगता था, पूछता कि एक बार मैंने पूछा कि यार मैं ऐसा सोच रहा हूँ, बोला हाँ भेज दीजिए, एक बार देखते हैं। जबकि मुझे कहता था आप लिखिए, मैंने नहीं भेजा। नाम बताइए अपना। हाँ, मेरा सवाल ये है कि ये पुस्तक जो है क्या माओवाद को एस्टैब्लिश करना चाहती है, ये कहना चाहती है जो हत्या करती है माओइज्म के नाम पे जो हत्या होती है, क्या वो सही है? लास्ट में एक सवाल, मैंने माओ से तुम को ही पढ़ा है, माओ से तुम से ही इन्होंने कॉन्सेप्ट लिया है माओवाद का, माओइज्म का। माओ से तुमने तो कभी नहीं कहा कि आप जो हत्या कर दो, उन्होंने कहा था जन संघर्ष जब होगा, बड़ा जब व्यापक जन आंदोलन होगा, उस रास्ते में जो रिएक्शनरी फोर्स आएंगे उनको आप हटाइए, ये कॉन्सेप्ट ही था ना। लेकिन इन्होंने तो वो कर नहीं रहे, ये तो सीधे सीधे हत्या करते हैं और फिर अपने रोजगार के लिए या जो कहिए लेवी के तौर पे वो कहा जा रहा है, कहा जाता है जहाँ तक वो हत्या करते हैं, कहाँ तक सही है? नहीं, आपके पास कितनी खबरें वहाँ की हैं? तो कितनी खबरें आपके पास आती हैं छत्तीसगढ़ की? डे टू डे लाइफ में आपके साथ क्या क्या परेशानी होती है, ये खबरें कितनी आती हैं आपके पास? नहीं, मैं होल पर बात नहीं करूंगा ना अभी, मैं इस किताब पर बात करूंगा। इस किताब में कहीं भी ग्लोरिफिकेशन नहीं है, ये रियलिटी है कि कैसे जनताना सरकार चल रही। ठीक है, एक और किताब पढ़ लीजिए। और मेरा नंबर है, अंकुर जी के पास भी है, मेरा ईमेल है, सब कुछ है। सर मेरा एक सवाल जो था जी सर, मेरे क्वेश्चन का पहला सवाल का आंसर नहीं मिला। क्या था? वो असुरक्षा वाले मामले में प्रधानमंत्री जी का दोनों ही सवाल आपके जो थे, एक तो असुरक्षा की जो बात आप कर रहे थे, तो इंदिरा गांधी को गोली किसने मारी? नहीं मारी थी, जनता ने नहीं मारी, ठीक है ना? उसको गोली मारी थी उनके सुरक्षा कर्मी ने। अगर आप हर 12 फीट पर जो आपने लगा दिया है, उसमें से भी कोई गोली निकल सकती है उस गाड़ी की तरफ। ठीक है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो आप जनता में इतना विश्वास क्यों नहीं पैदा करते, जनता के साथ क्यों नहीं करते कि आपके रोजगार से, आपकी जरूरत से हम जुड़े हुए हैं। सिर्फ बंदूक दे देने से समाधान नहीं होता है, वो नहीं रोक पाएगा। और अगर ये गोली एक दिन चल जाए तो शिकार तो आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ, कोई भी हो सकता है। हथियार सुरक्षा नहीं मुहैया कराता है। सुरक्षा देश की स्थिति, देश में शांति, रोजगार, शिक्षा, ये मुहैया कराता है, आम से नहीं आती। जितेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया। आयोजकों का दबाव है कि समय हम लोग का थोड़ा आगे बढ़ गया है। आपका विशेष तौर से आग्रह, और आप सब लोगों का, कर्नल साहब का, कमल जी का, अंकित जी का, कि आप लोगों ने जिज्ञासा प्रकट की। यही बहस, संवाद, एक दूसरे से बातचीत होगी तो बात आगे बढ़ती। बहुत बहुत शुक्रिया। ये किताब राजकमल प्रकाशन के स्टॉल पर है, दावानल माओवाद से जंग। ये 320 रुपये में है, ऐसे इसकी कीमत 400 है, तो आप लोग ले सकते हैं। आप सब लोगों का बहुत धैर्यपूर्वक, शांतिपूर्वक रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।